तो हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक बहुत बड़ा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि है हमारे पास 63 एमसीक्यूज कम से कम यहाँ पे कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इससे हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है उसके जो स्टैटिक पार्ट्स हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो कवर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ यू विजिट द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ यू मे सी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर। आपको कौन कौन से वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकता है ये हमसे पूछा गया है। 1 हॉर्न राइनो देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। वाटर बफेलो देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। जो दुनिया का 50% लगभग जो वाटर बफेलो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो 1 और 6 तो होगा ही होगा, 1 और 6 तो होगा ही होगा। उसके बाद आपको बंगाल टाइगर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही बात है यार, बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा। बंगाल टाइगर बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी विद दी एडजेसेंट, बिकॉज आसपास क्या है भाई हमारे पास यहाँ पे बिग 5 के नाम से जो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको ये यहाँ पे मिलती हैं। लाइक बिग 5 यहाँ पे याद रख लेना, बिग 5 से, है ना। एक तो 1 हैंड राइनो हो गया, 1 हॉर्न्ड राइनो, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। वाइल्ड वाटर बफेलो देखने को मिलता है। एंड 5वां है यहाँ पे हमारे पास स्वैम्प डियर। सो फेरल हॉर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, है ना। जो फेरल हॉर्स है वो सिर्फ दिब्रू सिखोया नेशनल पार्क में देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, ओनली इन, जो कि असम के अंदर ही है, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 2। देखो एक गोल्डन लंगूर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, 1 2 4 एंड 6। जो गोल्डन लंगूर है भाई वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलेगा? फुट हिल्स ऑफ भूटान के अंदर, मानस के अंदर देखने को मिलेगा। मानस गोल्डन लंगूर क्या है समझना, ये 4 ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स में ही पाया जाता है, लाइक भरत ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, है ना, संकोश रिवर, फुट हिल्स ऑफ भूटान एंड ऑल्सो ब्रह्मपुत्र। ये पूछा जाता है। गोल्डन लंगूर जो है ये एंडेमिक है भाई वेस्टर्न असम के अंदर एंड कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। सो जिसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं? फुट हिल्स ऑफ भूटान, मानस जो कि असम के अंदर ही है, मानस नदी, है ना, एक बंदर टाइप की स्पीसीज है ये, मानस नदी के आसपास पाया जाता है। संकोश नदी के आसपास पाया जाता है एंड ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास पाया जाता है, नॉट इन काजीरंगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी। ये बिग 5 याद होना चाहिए हमको, काजीरंगा में ये पाया जाता है यार, ठीक है। और यहाँ पे आप काजीरंगा का मानस भी कंफ्यूज नहीं होना, मानस जो है वो हमारे पास असम के अंदर है, और मानस जो है ना वो एक हमारे पास नेशनल पार्क भी है। मानस की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। मानस एक नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक हमारे पास टाइगर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और एक हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास किसमें देखने को मिलते हैं? मानस के अंदर। तो ये पूछा जाता है यार, पिछले क्वेश्चन में हमने कवर किया था टेरेस्ट्रियल एंड प्रोटेक्टेड एरियाज में, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज में कवर किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। हमको बात किसकी करनी है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की। हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। One of the key component of the integrated development of wildlife habitat is recovery program for critically endangered species। जो critically endangered species है उनके लिए रिकवरी प्रोग्राम यहाँ पे आता है क्या? बिल्कुल सही बात है। यानी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको फंड करते हैं। It support protected areas such as national park, wildlife sanctuaries and tiger reserves। तो देखो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज ये नेशनल पार्क को देखता ही देखता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी देखता है, बट इसमें टाइगर रिजर्व्स नहीं आते। इसके अंदर कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं,
है ना, 1 2 कम्युनिटी रिजर्व्स एंड हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, रिसेंटली कराकल वॉज ब्रॉट अंडर द प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, कराकल एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है भाई, है ना, एक वाइल्ड कैट है जिसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया गया था। इसके अंदर जनरली 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होंगे आप इसमें जो है ना उसको हमको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर। उसमें से कराकल है। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट जाकर C2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज हमने एक बात की थी पिछले बार, है ना, फ्लैगशिप स्पीसीज जो कि जिसका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है, एंड अम्ब्रेला स्पीसीज जिसका कंजर्वेशन दूसरे के कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो टाइगर है कि इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्पीसीज भी और एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी है, उसको बचा के हम बाकी सब स्पीसीज को भी बचा सकते हैं। ओके, सो दिस आर द स्पीसीज, है ना, जो कि protection, okay, this species protection indirectly protects many other species that make up the ecological community of its habitat। बिल्कुल सही बात है, इसके प्रोटेक्ट करने से बाकी सब भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं एक प्रकार से। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लाइक जायंट पांडा हो गया, हमारे पास जैगवार हो गया, है ना, गिजली बियर्स हो गया। ठीक है, ग्रीजी बियर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, है ना, राइट। एक तरह से हमारे पास वेल भी हमारे पास एक तरह से क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज है। स्पॉटेड आउल इज ऑल्सो अम्ब्रेला स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स विच अमंग द फॉलोइंग और विच ऑफ द अबव आर प्रोहिबिटेड टू कल्टीवेट एज पर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसमें से कौन कौन से उगाना प्रोहिबिटेड है भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये हमसे पूछा गया है। तो रेड वांडा क्या हम रेड वांडा को हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं क्या, है ना, रेड वांडा को हम उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते, दिस आर प्रोहिबिटेड। यूकेलिप्टस उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं। तो मतलब इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, है ना। एंड लेडी स्लीपर और किड्स इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, है ना। उसके बाद पीचर प्लांट को उगा सकते हैं क्या, नहीं उगा सकते, पीचर प्लांट को भी नहीं उगा सकते, सो इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। मस्कीटो फन इसको उगा सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि इससे हमारे पास एक तरह से क्या बनता है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है ये, तो इसको उगा सकते हैं। तो 1, 3 एंड 4 इज प्रोहिबिटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जैसे कि ब्लू वैंडा हो गया, है ना, कुछ हो गया कुछ, ये भी प्रोहिबिटेड है। एंड लेडी स्लीपर ऑर्किड ये तो हमने देखा ही देखा है। ठीक है, एक हमारे पास और इम्पॉर्टेंट प्लांट है दैट इज बैडोमिस साइकैड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी बॉल पाइथन, स्कारलेट मकाओ, सुगर ग्लाइडर, मार्मोसेट, ये क्या है भाई, ये जो हमारे पास नाम दिए हैं, बॉल पाइथन हो गया, स्कारलेट मकाओ हो गया, सुगर ग्लाइडर हो गया, मार्मोसेट हो गया, ये सब क्या के स्पीसीज हैं भाई, ये एक्सोटिक एनिमल्स है। एक्सोटिक मतलब दिस आर, है ना, एक एलियन स्पीसीज बोल सकते हो, हमारे देश में नहीं रुकते, ये कहीं और से लाए जाते हैं और ये हमारे नुकसान करते हैं हमारे देश का। ठीक है, सो दिस आर एक्सोटिक एनिमल स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 6 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वन ऑफ द फीचर ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, तो स्टेबल कम्युनिटी की बात करनी है, स्टेबल कम्युनिटी के कौन कौन से फीचर को करेक्टली डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये हमसे पूछा गया है। देयर इज अ मिनिमल रेजिस्टेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। जो स्टेबल स्पीसीज होते हैं, क्या हमसे क्या पूछा है, करेक्टली डिस्क्राइब वन ऑफ द फीचर ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। क्या मिनिमम रेजिस्टेंस होता है टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस? नो, नॉट मिनिमम, इट इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा खासा होता है। एंड देयर इज वेरी लेस पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर ईयर्स। ना भाई ना,
पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छा खासा होता है यार। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नॉट स्टेबल कम्युनिटी, नो इट इज स्टेबल यार, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिविटी में उतना वेरिएशन नहीं होता है ना। मेन ये होते हैं तीन हमारे पास स्टेबल कम्युनिटी का यहाँ पे फीचर है यार। मेन तो ये नॉट मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, है ना, ये किए हो गया। एंड दे आर रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस या फिर रेसिस्टेंस, सो लेस मिनिमल बोल रहा है, नो दिस आर अच्छा खासा रेसिस्टेंस। And they are also resistant to invasive alien species. Invasion by, they are also resistant to invasion by alien species। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है यार। एंड आसपास समझना, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होता है ना यार, वो एक तरह से स्टेबल होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी, बट जो लास्ट में बनता है उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होता है स्टेबल होता है, मैच्योर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इट इज स्टेबल, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज मैच्योर एंड इट इज लॉन्ग लास्टिंग। आप एक तरह से स्टेबल कम्युनिटी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हमको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर बायोजियोग्राफिक रीजन विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच आर नॉट येट थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, बट दे आर नॉट थ्रेटेंड टू डिस्ट्रक्शन, ऐसा बोल रहा है यार। नो, दे आर थ्रेटन विद डिस्ट्रक्शन, इसीलिए यहाँ पे इसको हम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत बोल रहा है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल सेट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल सही बात है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, इसके जो क्राइटेरियाज हैं कि किसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाएंगे, है ना, वो हमारे पास कौन बताता है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, 2 क्राइटेरिया हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, 2 क्राइटेरिया क्या क्या है ना, एटलीस्ट यहाँ पे 1500 स्पीसीज होने चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स के, जो कि एंडेमिक होने चाहिए। एंड 70% से ज़्यादा जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाना चाहिए, लॉस हो गया हो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तभी हम इसको क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। Among other criteria, only plant population and not animal population is considered in the criteria for determining the biodiversity hotspot। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला ना यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट्स को ही देखा जा रहा है, एनिमल्स की बात नहीं की जा रही है भाई यहाँ पे। इंडिया शेयर 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्या इंडिया के अंदर 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से हैं भाई? हमारे पास हिमालयाज हो गए, इंडो बर्मा है, हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडालैंड। सुंडालैंड मतलब हमारे पास जो अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड है वो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा बी 2, 3 एंड 4 ओनली। जनरली जो साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे पास इंडोनेशिया वाले जो रीजन है उसको हम सुंडालैंड बोलते हैं, बट इंडिया के अंदर हमारे पास ये कौन होता है भाई, अंडमान एंड निकोबार वाला चीज़ें। ठीक है, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कॉइन किसने किया था ये भी पूछा सकता है। इट इज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर्स। ठीक है ना, यहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म देखने को मिलता है। इसके डेफिनेशन में क्या है, हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। स्पीसीज इवननेस रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल क्वालिटी। इवननेस में क्या होता है यार, हमारे पास न्यूमेरिकल क्वालिटी को बताता है क्या इवननेस? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो स्पीसीज रिचनेस की बात करेगा ना, तो जो न्यूमेरिकल सॉरी स्पीसीज इवननेस की बात करें आपसे, है ना, तो जो न्यूमेरिकली कितने हैं, है ना, सपोज करो 5 कुत्ते 5 बिल्ली हैं, यहाँ पे 5 कुत्ते या फिर 5 5 नहीं 20 बिल्ली हैं, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है ना यार। तो टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोज इज द नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इन एनवायरमेंट। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। स्पीसीज इवननेस, इवन मतलब इवन नंबर्स, नंबर्स मीन समथिंग न्यूमेरिकल क्वालिटी, है ना, क्वालिटी क्वालिटी याद रखना, क्वालिटी। स्पीसीज रिचनेस इज मेजर्ड फॉर द मल्टीपल स्पीसीज इन द कम्युनिटी। देखो भाई स्पीसीज रिचनेस क्या है, कितने स्पीसीज हैं वो हमको मेजर करता है। और यहाँ पे हम स्पीसीज इवननेस में एक ही स्पीसीज के कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं। लो स्पीसीज इवननेस मतलब हमारे पास एक ही स्पीसीज कम नंबर है। विथ हाई स्पीसीज रिचनेस इंडिकेट टुवर्ड अ कम्युनिटी विथ फ्यू स्पीसीज डोमिनेट, है ना। अगर लो स्पीसीज इवननेस है मतलब एक स्पीसीज के नंबर कम है, बहुत बहुत सारे स्पीसीज हैं, मतलब ये बता रहा है कि फ्यू स्पीसीज डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है यार। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेजिव स्पीसीज। हमको इन्वेजिव स्पीसीज की बात करनी है, इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में इनकर बताना है। एन इन्वेजिव स्पीसीज कैन बी एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम। ऐसा कोई भी स्पीसीज जो कि नेटिव ना हो उसको इन्वेजिव स्पीसीज बोल देंगे क्या, बिल्कुल बोल देंगे यार। इंडियाज नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट 4 इज टू आइडेंटिफाई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, जो इंडिया का जो नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट है उसने हमने बोला कि देखो हम इन्वेजिव स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड कोशिश करेंगे उनको रोक पाएँ, है ना, जिससे वो डैमेज नहीं कर पाए हमारे प्रॉपर्टी को और हमारे नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स को। नॉट ऑल नेटिव स्पीसीज आर इन्वेजिव, बिल्कुल सही बात है यार। मतलब जो नॉन नेटिव स्पीसीज हैं जितने भी हैं वो ज़्यादातर हमारे पास मतलब सारे नॉन नेटिव स्पीसीज इन्वेजिव नहीं होती, ये भी सही है। जैसे कि आप समझना टमाटो जो है वो हमारे देश का नेटिव नहीं है, राइस जो है वो हमारे देश का नेटिव नहीं है, वीट जो है वो हमारे देश का नेटिव नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ये हमारे देश में इन्वेजिव नहीं है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इशू अप्रूवल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखो भाई हमारे पास है ना जो सर्टिफाई करता है ह्यूमन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नॉट अंडर दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है भाई, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सुटेबल ऑप्शन। ठीक है, अल्फा गामा बीटा डाइवर्सिटी की बात करनी है भाई। सो वन इज व्हाट, अल्फा डाइवर्सिटी क्या, इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इट रिप्रेजेंट व्हाट, स्पीसीज रिचनेस। अभी हमने देखा स्पीसीज रिचनेस मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज इवननेस मतलब हमने देखा एक ही स्पीसीज के कितने नंबर, यहाँ पर लिखता हूँ एक ही स्पीसीज के कितने नंबर, इस कॉल्ड स्पीसीज इवननेस। बट जो अल्फा डाइवर्सिटी है ये क्या बताता है भाई, अल्फा डाइवर्सिटी हमारे पास स्पीसीज रिचनेस बताता है। सो ये नहीं भाई, देखो यहाँ पे गलत हो गया। अल्फा डाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज विद अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज क्या बोलेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। सो ए इज विद 2, इट रिप्रेजेंट स्पीसीज रिचनेस, दैट इज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, अल्फा डाइवर्सिटी हो गया। उसके बाद हमारे पास गामा डाइवर्सिटी किसको बोलेंगे, मतलब बीटा किसको बोलते हैं देखते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन टू हैबिटेट्स, इन दोनों के बीच में अगर डाइवर्सिटी देख रहे हैं तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक है, कंपेयर करता है भाई दो इकोसिस्टम को। एंड इट रिफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया। दो लैंडस्केप और फिर जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास एक कंपेयर करता है डाइवर्सिटी को। सो ये हो गया।
सॉरी ये बीटा का क्या हो गया भाई 3। उसके बाद गामा डाइवर्सिटी क्या मेजर करता है, इट इज अ स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम एंड इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज यूनिक टू ईच हैबिटेट। बिल्कुल सही बात है यार, कंफ्यूजन हो गया भाई, समझो ये बीटा डाइवर्सिटी है, ठीक है। हमारे पास क्या करते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, मैंने बोला दो एडजेसेंट इकोसिस्टम में हमारे पास कंपेयर करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, बीटा डाइवर्सिटी बोलेंगे। सो 3 का क्या हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 2, एंड हमारे पास गामा डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ टोटल लैंडस्केप, पूरा पूरा लैंडस्केप में हम जब मेजर कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हमारे पास जो अल्फा डाइवर्सिटी इट टॉक्स अबाउट द स्पीसीज रिचनेस, दैट इज नंबर ऑफ स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही, एंड दो इकोसिस्टम को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, एडजेसेंट इकोसिस्टम को जब कंपेयर करें तो उसको बीटा नाम दिया, एंड पूरा पूरा लैंडस्केप को अगर हम देख रहे हैं तो उसका नाम दिया गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। सो ये हो गया 1 का 2, 2 का 3 एंड 3 का 1। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनकी बात हमको करनी है भाई। इन ब्रीडिंग विद इन अ पॉपुलेशन कैन डिक्रीज द इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, जब इन ब्रीडिंग होगा तो जो इंडिविजुअल की वेरिएबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्या बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हो जाता है ना हमारे पास। सो दिस इज करेक्ट। लो जेनेटिक वेरिएशन डिप्रेस रेजिस्टेंस टू द डिसीज, बिल्कुल सही बात, जब जेनेटिक वेरिएशन कम होता है तो हमारे पास उसका फिटनेस हैम्पर हो जाता है भाई, फिटनेस कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस जो है डिसीज के लिए, पैरासाइट के लिए वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है यार। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑकर ओनली बिटवीन स्पीसीज एंड नॉट विद इन स्पीसीज, गलत बात है यार, ये विद इन द स्पीसीज भी होता है, बिटवीन द स्पीसीज भी होता है, ठीक है। सो जैसे कि हर कुत्ते सेम नहीं होते यार, कुत्ते बिल्ली डिफरेंट होते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, विद रेफरेंस टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, बार बार क्वेश्चन आता है। हमसे क्या पूछा गया है, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ जीरो मीन, है ना। अगर हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी 0 है उसका मतलब क्या है, मींस देयर इज ओनली वन स्पीसीज प्रेजेंट, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी 0 है मतलब क्या है भाई, इट मीन्स इनफाइनाइट स्पीसीज प्रेजेंट है ना। स्पीसीज डाइवर्सिटी 1 अगर है, 1 है तो इसका मतलब 1 स्पीसीज है, सो दिस इज इनकरेक्ट। स्पीसीज डाइवर्सिटी 0 मीन्स इनफाइनाइट स्पीसीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी यूजुअली डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, बिल्कुल सही बात है यार, हमारे पास इक्वेटर के अंदर मैक्सिमम होता है, जब हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं तो हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम होता जाता है। टेम्परेट रीजन हैज़ एन एक्सेप्शन, हार्बर मोर स्पीसीज ड्यू टू इट्स क्लाइमेट दैन पोलर ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटोरियल रीजन, क्या टेम्परेट में ज़्यादा हमारे पास स्पीसीज हैं भाई, ना भाई ना, हमारे पास जो ट्रॉपिकल हैं है ना उनमें हमारे पास ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलता है, बिकॉज हायर टेम्परेचर की वजह से हायर मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, हायर मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हायर इवोल्यूशनरी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हायर इकोलॉजिकल डायनामिज्म देखने को मिलता है, उसीलिए नॉट टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन हैज मोर डाइवर्सिटी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है यार, द स्पीसीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर आइकन और सिंबल फॉर अ डिफाइंड हैबिटेट issue campaign or environmental cause, and by focusing on them the habitat and other species which share the same habitat can also be conserved। तो हमारे पास एम्बेसडर स्पीसीज की बात करनी है, एम्बेसडर स्पीसीज में क्या क्या आते हैं भाई, हमारे पास फ्लैगशिप स्पीसीज आते हैं, इसको कंजर्व करके आप क्या कर सकते हो, है ना, आप पूरे पूरे हैबिटेट को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब क्या है, मैंने बताया था, अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब एक स्पीसीज को कंजर्व करके आप अदर स्पीसीज को भी बचा सकते हो। आइकोनिक स्पीसीज मतलब जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यार।
ओके। और ये एस्थेटिक पर्पस मतलब के लिए एस्थेटिक वैल्यू भी है इसका, मतलब एक तरह से लुक के लिए भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड गिल्ड्स क्या होते हैं भाई? गिल्ड्स आर द ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद सिमिलर इकोलॉजिकल फीचर्स। सिमिलर इकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, सिमिलर रिक्वायरमेंट होते हैं, सिमिलर रोल भी प्ले करते हैं विद इन द कम्युनिटी। दिस आर व्हाट? दिस आर ग्रुप ऑफ स्पीसीज जिनमें क्या होता है भाई? सिमिलर इकोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलता है, सिमिलर इकोलॉजिकल फीचर्स, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स एंड सिमिलर रूल किसी भी कम्युनिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, कीस्टोन स्पीसीज परफॉर्म अ चेक एंड बैलेंस ओवर द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है यार, कीस्टोन स्पीसीज एक नींव का खंभा है, मतलब जितने भी टॉप प्रेडेटर्स हैं वो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, वो दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं भाई इकोसिस्टम के अंदर। लाइक एग्जांपल टॉप प्रेडेटर्स, जैसे कि हमारे पास लायन हो गया, टाइगर हो गया, है ना, फिग ट्री भी है। कीस्टोन स्पीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज इकोसिस्टम इंजीनियर्स। देखो भाई, इकोसिस्टम इंजीनियर्स के अंदर हमारे पास कीस्टोन स्पीसीज नहीं आते, फाउंडेशन स्पीसीज आते हैं जो कि फाउंडेशन ले करते हैं यार, लाइक लाइकेन्स, मॉसेस। कीस्टोन स्पीसीज हैव हाई फंक्शनल रिडंडेंसी। क्या कीस्टोन स्पीसीज के पास हाई फंक्शनल रिडंडेंसी होता है? नो, दे हैव लो फंक्शनल रिडंडेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर इस स्पीसीज, अगर ये फंक्शनल जो कीस्टोन स्पीसीज अगर ये डिसअपीयर हो गया तो कोई और स्पीसीज इसका जगह नहीं ले पाएगा इकोलॉजिकल नीश के अंदर। ओके, इसका मतलब इसका लो इकोलॉजिकल रिडंडेंसी है, मतलब कोई इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, फाउंडेशन स्पीसीज आर डोमिनेंट कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। भाई हम ही देखा हमने, फाउंडेशन स्पीसीज में हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोरल रीफ हो गया, ठीक है, कैल्प्स हो गया, तो ये फाउंडेशन स्पीसीज होते हैं। एंड दे आर डोमिनेंट कंज्यूमर्स? नो, दे आर डोमिनेंट व्हाट? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। The term foundation species is used for the species with a strong role in restructuring the community। बिल्कुल सही बात है, रिस्ट्रक्चर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इंजीनियर्स भी बोलते हैं ना भाई। हमने देखा है क्वेश्चन में, इकोलॉजिकल इंजीनियर्स भी बोलते हैं, सॉरी इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी बोलते हैं फाउंडेशन स्पीसीज को। फाउंडेशन स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई एनी ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल सही बात है यार, फूड वेब में कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दे कैन बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे कैन बी हर्बीवोर्स एंड दे कैन बी प्रीडेटर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरल रीफ्स मैंने एग्जांपल दिया है ना, बहुत सारे हैं और भी। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, द इंडियन रीजन is composed of two realms. Which of the following realms is not a part of Indian region? इंडियन रीजन जो है 2 रिल्म से बना हुआ है, इनमें से कौन कौन सा रिल्म जो है इंडियन रीजन का पार्ट नहीं है, ये हमसे पूछा गया, नॉट अ पार्ट। ठीक है, सो देखो भाई, पहली आर्टिक रिल्म, जो पहली आर्टिक रिल्म है वो हमारे पास एक पार्ट है क्या? जो इंडियन रीजन है 2 रिल्म से बना हुआ एक है पहली आर्टिक रिल्म, जिसको हिमालय रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एंड दूसरा है हमारे पास इंडो मलयान रिम, जिसको हमारे पास जो सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जो न्यू ट्रॉपिकल रिल्म है और रसियन रिल्म है ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट? दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन रीजन। ठीक है, सो हमसे ये नॉट अ पार्ट पूछा है, तो नॉट अ पार्ट इज 2 and 4, आंसर हो जाएगा बी। न्यू ट्रॉपिकल रिल्म एंड ऑस्ट्रेलियन रिल्म इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन रीजन रिल्म। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोजियोग्राफिक जोन्स। हमको बात करनी है बायोजियोग्राफिक जोन्स की। बायोजियोग्राफिक जोन्स के बारे में करेक्ट पूछा गया है, ऑफ द 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, गैंगेटिक प्लेन अकाउंट फॉर सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया आफ्टर डेक्कन प्लेट्यू। जो गैंगेटिक प्लेन्स है ना, क्या वो सेकेंड लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया में है भाई डेक्कन प्लेट्यू के अलावा? डेक्कन प्लेट्यू के बाद गलत बात है भाई, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किसका है? डेक्कन प्लेट्यू का, है ना, 42%। और उसके बाद हमारे पास कौन है भाई?
जो सेमी एरिड रीजन है उसका पार्ट है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट यार, ठीक है। फर्स्ट इज डेक्कन प्लेटू, सही बात है। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड में हमारे पास क्या है भाई, सेकेंड में हमारे पास है सेमी एरिड रीजन, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका है ना, मध्य प्रदेश के रीजन्स में है, राजस्थान भी है। दिस इज इनकरेक्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सो हाई एंडेमिज्म इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो कि कहीं और नहीं पाई जाती है, ओके। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आउटलाइन अ स्कीम टू डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन्स इन 1988, बिल्कुल सही बात है। WII ने 1998 में हमारे पास 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे पास ये जो है ना, मैंने बताया ना, गैंगेटिक प्लेन्स भी आते हैं, डेक्कन प्लेट्यू भी आता है, कोस्टल रीजन्स आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है, ठीक है। और कौन आता है, वेस्टर्न घाट्स हो गया, सेमी एरिड रीजन हो गया, इंडियन डेजर्ट जोन हो गया। तो इसमें सेमी एरिड रीजन में डेजर्ट नहीं आता भाई, वो दूसरा ही है, ठीक है। सेमी एरिड रीजन में हमारे पास जो महाराष्ट्र के जो सूखा पड़ता है, जो हमारे पास बुंदेलखंड रीजन हो गया है ना, तो ये हो गया। उसके बाद हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन जोन, ऐसे 10 हमारे पास ट्रांस बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया है WII ने। तो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा B 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। एक्लेमेटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट। एक्लेमेटाइजेशन में बिल्कुल सही बात है। सपोज करो आप जमीन में रहते हो, आप जमीन में बोले तो आप जो लो अल्टीट्यूड पे रहते हो, आप हाई अल्टीट्यूड में जब जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, तो आपके बॉडी में क्या होगा, RBC का सेल बढ़ जाएगा। सो इट इज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ओके। एक्लेमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में ये डिफरेंस है कि जो एक्लेमेटाइजेशन इट इज नॉन जेनेटिक, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बट जो एडेप्टेशन इट इज आंसरेबल, इट इज हेरिडिटरी। एक्लेमेटाइजेशन टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टेक्स जनरेशन टू मेक अ जेनेटिक एडजस्टमेंट। ना भाई ना, हमने देखा कि भाई एक्लेमेटाइजेशन जो है वो आवर्स टू वीक में हो सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था ना, कोई आदमी लो अल्टीट्यूड से ऊंचाई पे चला गया, हिमालयाज में चला गया रहने के लिए, शिमला में और ऊंचाई में चला गया, तो उसके अंदर कुछ महीने, कुछ हफ्ते के अंदर हमारे पास RBC का नंबर बढ़ जाएगा। सो इट टेक्स फ्यू मंथ्स और टू फ्यू वीक्स, ओके, नॉट जनरेशन। जनरेशंस आने के लिए जो है वो एडेप्टेशन को लगते हैं, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है यार, ह्यूमन एक्टिविटीज अलॉन्ग विद नेचुरल साइकिल ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल 100 स्पीसीज। ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसके बारे में हमको कुछ बताना है भाई। इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, ये हमको बताना है। क्या स्टेलर सी काऊ एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई? क्या स्टेलर सी काऊ एक्सटिंक्ट हो चुका है? बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है ना, इसमें से कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? तो स्टेलर सी काऊ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई, ठीक है। हमारे पास जो क्वागा है, क्वागा जो कि अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। स्टेलर सी काऊ जो कि जनरली रसिया में देखने को मिलता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्वागा जो है हमारे पास अफ्रीका में पाया जाता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। कैस्पियन टाइगर, याद रखना भाई, जो कैस्पियन टाइगर है, जावा के अंदर 3 स्पीसीज जो टाइगर की है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लाइक बाली टाइगर, जावा टाइगर एंड कैस्पियन टाइगर। ये तीनों के तीनों सब स्पीसीज ऑफ टाइगर ये रिसेंट एक्सटिंक्ट हो चुकी है भाई, इसीलिए न्यूज़ में हमेशा रहते हैं, तो आपसे बहुत पूछा जाएगा। कैस्पियन टाइगर जो कि कहाँ पाया जाएगा भाई? कैस्पियन एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास और भी 2 टाइगर और हैं यार, एक बाली टाइगर बाली में पाया जाएगा, एक जावा टाइगर जो कि जावा के अंदर पाया जाएगा। ये भी हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द कैस्पियन टाइगर। सो दिस इज ऑल्सो एक्सटिंक्ट, ठीक है। स्लॉथ बियर, क्या स्लॉथ बियर एक्सटिंक्ट हो चुका है भाई? ना भाई ना, वो लिस्टेड है वल्नरेबल के अंदर, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। इट इज अंडर द वल्नरेबल लिस्ट ऑफ द IUCN, है ना। थाइलिसिन जो है, थाइलिसिन क्या वो एक्सटिंक्ट हो चुका है? थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता है भाई, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, बिल्कुल सही बात है यार। बाली टाइगर अभी बताया कि एक्सटिंक्ट हो चुका है ना। हिमालयन क्विल एक्सटिंक्ट हो चुका है क्या? बिल्कुल, जो कि हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है? हिमालय के अंदर। सो ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो एक्सटिंक्ट 4 एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यार, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द वर्ल्ड लास्ट रिफ्यूज वेयर हाई नंबर ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज स्टिल परसिस्ट। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, इट इज हॉटस्पॉट, ठीक है।
यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, नाम का ही है भाई। होप स्पॉट ऐसे जगह होते हैं, वो मराइन इकोसिस्टम में रहता है भाई। होप स्पॉट जो रहता है ना, वो मराइन इकोसिस्टम में रहता है, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है वहाँ के वाइल्ड लाइफ को और जो वाटर के हैबिटेट को। और ऐसे हमारे पास लेस देन 1% ही हैं भाई यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी कूल स्पॉट, ये है कूल स्पॉट। हॉट स्पॉट तो हो गया, कूल स्पॉट इज एन एरिया ऑफ ओशियन दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ एंड सिग्निफिकेंट अंडर वाटर हैबिटेट। मैंने बताया ना भाई, ये हॉट स्पॉट का डेफिनेशन है, ये कूल स्पॉट का नहीं, ये होप स्पॉट का डेफिनेशन है। इंडिया डज नॉट हैव एनी होप स्पॉट और कूल स्पॉट। देखो भाई, इंडिया के अंदर हमारे पास है ना होप स्पॉट एंड कूल स्पॉट भी हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड को होप स्पॉट बोला गया है IUCN के द्वारा, मिशन ब्लू के अंदर। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। कूल स्पॉट जो है हमारे पास अमेजोन रेन फॉरेस्ट को माना जाता है, एंडीज माउंटेन को पाया जाता है, जो टुंड्रा है, जो बोरियल रीजन है ना भाई रशिया के अंदर, उसको माना जाता है। कूल स्पॉट में क्या है भाई, ये मतलब ऐसे जगह है जहाँ पे दे आर लास्ट रिफ्यूजी वेयर हाई नंबर ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज स्टिल परसिस्ट। ठीक है, कूल स्पॉट कुड बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोटेक्शन और बिकॉज ऑफ द इंटैक्ट हैबिटेट जो कि वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे स्पीसीज एंडीमिज्म की बात की जाए तो अगर यहाँ पे एंडीमिज्म की बात की जाएगा ना तो आपको लगा देना है हॉटस्पॉट। एंड हाई स्पीसीज रिचनेस की बात की जाएगी ना तो एंडीमिज्म तो आप लगा देना हॉटस्पॉट। ठीक है, फिर लिखता हूँ हॉटस्पॉट कीवर्ड्स है ना, तो एंडीमिज्म एंड स्पीसीज रिचनेस हाई है बोलेगा, हाई स्पीसीज रिचनेस तो हॉटस्पॉट। होप स्पॉट जो है वो कहाँ पे होते हैं, ओशियंस के अंदर होते हैं। ठीक है, एंड कूल स्पॉट जो है वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, लास्ट रिजॉर्ट्स, हाई नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या सेंटर एंड स्टेट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर और स्टेट दोनों भी किसी एरिया को नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेजिस्लेशन मस्ट बी पास्ड विद इन अ सिंपल मेजोरिटी टू अल्टर बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो भाई, अगर बाउंड्री को अल्टर करना है नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज का, है ना, तो उसके लिए हमारे पास रिकमेंडेशन चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, अगर हमको क्या करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अगर हमको बदलना है तो हमको क्या चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मेक्स रिकमेंडेशन ऑन सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारे पास है ना, बट ये जो है इसका रिकमेंडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन नेशनल पार्क। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करनी है। करेक्ट पूछा है, ग्रेजिंग एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क। गलत बात है यार, है ना, ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट। आप गाय चराने के लिए नेशनल पार्क में नहीं ले जा सकते, सो इट इज़ नॉट परमिटेड यार। ठीक है, कि नेशनल पार्क में ना हायर डिग्री ऑफ हमारे पास प्रोटेक्शन है एज कंपेयर टू दी सेंचुरीज। है ना, कुछ ही एरिया में कुछ चीज़ें ही परमिटेड है ना, वो भी वाइल्ड लाइफ वार्डन की मदद से, बट ग्रेजिंग तो नहीं कर सकते यार। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज वेयर एज नेशनल पार्क में और मे नॉट बी फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है यार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बनाया जाता है, बट जो नेशनल पार्क है ना, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पीसीज के लिए भी बनाया जा सकता है। नेशनल पार्क कैन बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो भाई, नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू दी स्टेटस ऑफ सेंचुरी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा प्रोटेक्शन कौन देता है भाई, नेशनल पार्क, हायर डिग्री एज कंपेयर टू दी सेंचुरीज।
तो इसको आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते यार, है ना। इसने बोला है कि जो हमारे पास IUCN ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कैटेगरी 4 के अंदर रखा है, एंड जो हमारे पास जो नेशनल पार्क है वो हायर कैटेगरी के हैं, सो इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड। ओके, नेशनल पार्क करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेफरेंस टू कम्युनिटी रिजर्व्स। यार हमारे पास नेशनल पार्क के आसपास जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। सो इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। ना भाई ना, जो हमारे पास कम्युनिटी रिजर्व्स है उसको कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है किसी भी प्राइवेट या फिर कम्युनिटी लैंड को, नेशनल पार्क, सेंचुरीज या फिर कंजर्वेशन एरियाज के अराउंड। सो इट इज़ नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ डिक्लेयर्ड इन अ प्राइवेटली ओन्ड लैंड विच इज़ नॉट विद इन अ नेशनल पार्क, सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व्स। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी रिजर्व्स ऑफ पीपल सच एज ग्रेजिंग एक्सेट्रा इन सच रिजर्व्स आर नॉट अफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है यार। आप सपोज करो ये हमारे पास नेशनल पार्क है, इसके आसपास आपके पास ये कम्युनिटी रिजर्व्स है, तो यहाँ पे आप गाय चराने के लिए नेशनल पार्क के तो अंदर नहीं ला सकते, बट हाँ कम्युनिटी रिजर्व्स में आप गाय चरा सकते हो, है ना। जो लोग हैं उनकी कम्युनिटी रिजर्व जो है, पीपल की जो लिविंग है वहाँ पे, राइट ऑफ लिविंग, उसको अफेक्ट नहीं कर सकते यार आप कम्युनिटी रिजर्व के अंदर। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन 24 है यार विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? कंजर्वेशन रिजर्व की, वही जो हमारे पास नेशनल पार्क के आसपास का एरिया। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी एरिया ओन्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्या जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी जो लैंड को ओन करता है उसमें डिक्लेयर कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है यार। इसको डिक्लेयर कौन करता है याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कंजर्वेशन रिजर्व्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बोल के। देयर आर लिमिटेशंस ऑन राइट ऑफ पीपल इन दिस एरियाज। देखो भाई कोई भी राइट टू लाइफ जो है पीपल का, इस एरिया में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड, राइट टू द पीपल आर नॉट अफेक्टेड। हमने बोला ना भाई ग्रेजिंग कर सकता है, जैसे जी रहा है वैसे जी सकता है। तमिलनाडु हैज़ द फर्स्ट स्टेट टू गेट अ कंजर्वेशन रिजर्व। बिल्कुल सही बात है, 2005 में पहली बार तमिलनाडु ने एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया था। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक रोड्स और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कैन बी टेकन इन द कंजर्वेशन रिजर्व। हम भी हमने देखा भाई कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है कैन बी टेकन, है ना, बट किसका अप्रूवल चाहिए भाई? कान भी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, इट कैन बी अप्रूव, है ना, कैन बी टेकन बट अप्रूवल चाहिए किसका? स्टेट वाइल्ड लाइफ वार्डन का। एग्रीकल्चर भी कर सकते हो बट हाँ स्टेट वाइल्ड लाइफ वार्डन का यहाँ पे परमिशन चाहिए। ओके, हमसे क्या पूछा गया भाई? करेक्ट पूछा गया है क्या? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 25 है विथ रेफरेंस टू टाइगर रिजर्व्स। हमको बात किसकी करनी है यार? टाइगर रिजर्व्स की बात करनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे करेक्ट पूछा गया है टाइगर रिजर्व्स के बारे में। NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डिक्लेयर्स एन एरिया एज टाइगर रिजर्व। क्या NTCA किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करता है? बिल्कुल सही बात है। किसके अंदर? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके अमेंडमेंट किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड किया गया 2006 में। उसके अंदर पावर दिया गया NTCA को किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है। बाउंड्रीज ऑफ द टाइगर रिजर्व कैन बी अल्टर्ड विद रिकमेंडेशन ऑफ NTCA। बिल्कुल 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 ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो बाउंड्रीज हैं टाइगर रिजर्व की दे कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड विदाउट द एडवाइस ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एडवाइस चाहिए। रिकमेंडेशन किसका चाहिए भाई? रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें जो NTCA का सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, एडवाइस सुना जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन तो कौन दे पाएगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। NTCA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल्कुल सही बात है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज क्रिएटेड अंडर अ लॉ। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन वॉज अडेप्टेड इन 2010 ऑन टाइगर्स कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है। जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था वो टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर लिया गया था 2010 के अंदर, जहाँ पे इसने जो 13 टाइगर रेंज वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक तरह से समिट बनाया था कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने टाइगर्स को। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा 25 का B।
क्वेश्चन नंबर 26 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोस्फीयर रिजर्व। हमको बायोस्फीयर रिजर्व की बात करनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज प्रोपाउंडेड एज अ पार्ट ऑफ द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ 1974। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बट ये 1975 में नहीं हुआ था, 1971 में हुआ था। डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ कुछ चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका डेट भी आपको पता होना चाहिए। बफर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। बिल्कुल सही बात है। जो बफर जोन है हमारे पास, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना भाई, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जोन होते हैं। हमारे पास सबसे अंदर में तो क्या होता है भाई, कोर जोन होता है, एंड उसके बाहर में हमारे पास क्या होता है, बफर जोन होता है, एंड सबसे लास्ट में ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कोर है। देखो जो कोर जोन है ना भाई, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग होती है ना। जो बफर जोन है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को अलाउ कर सकते हैं। बफर जोन में हमारे पास ह्यूमन सेटलमेंट रह सकता है भाई, ह्यूमन सेटलमेंट रह सकता है, रिसर्च एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बफर जोन में एजुकेशन पर्पज़ के लिए विजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, तीन जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो क्या बोल रहा है, बफर जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। बिल्कुल सही बात है। सैंड एंड स्टोन माइनिंग आर परमिटेड इन द बायोस्फीयर रिजर्व। क्या सैंड एंड स्टोन माइनिंग करेंगे क्या बायोस्फीयर रिजर्व में भाई? बिल्कुल इट इज परमिटेड है भाई, लेकिन कहाँ पे, कोर रीजन में, एक्टिव कोर जोन में परमिटेड नहीं है यार। सो इट इज परमिटेड पूछ रहा है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला कि कोर जोन में परमिटेड है बोल के, है ना। बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन पे कर ही सकते हैं, बट कोर जोन में नहीं कर सकते। ठीक है, कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज परमिटेड, नो ह्यूमन एक्टिविटीज, कोर जोन के अंदर नो ह्यूमन एक्टिविटीज। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन में 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेक्रेड ग्रुप्स आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन विच एम्फेसाइज ऑन नेचर्स प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है यार। सेक्रेड ग्रुप ऐसे ट्रेडिशनल या फिर कल्चरल या फिर रिलीजियस प्रोटेक्शन ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमारे पास नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात होती है। बिल्कुल सही बात है। बोटनिकल गार्डन इज एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन। बोटनिकल गार्डन में एक्स-सिटू कंजर्वेशन होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। दैट इज द आउटसाइड द नेचुरल प्लेस, आउटसाइड द मदर प्लेस। तो बोटनिकल गार्डन इज एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन हुज वन ऑफ द पर्पस इज टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है। जू इज अ स्टेशनरी और मोबाइल एस्टेब्लिशमेंट वेयर कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट फॉर एक्सिबिशन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जू स्टेशनरी भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, जहाँ पे है ना एग्जीबिशन के लिए एनिमल्स को रखे जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, विथ रेफरेंस टू राइनोसोरस। हमको बात करनी है राइनोसोरस की। हमसे क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है। ऑल थ्री स्पीसीज ऑफ राइनोसोरस, दैट इज ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस, सुमात्रा राइनो एंड जावन राइनो, आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स एंड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। के स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है, बिकॉज हमारे पास जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है वो एशिया के अंदर पाया जाता है ना। जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है। जो जावान या फिर सुमात्रा राइनो है ना, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट जो हमारे पास ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये वल्नरेबल है यार। एंड ये जो है ये हमारे पास जावान एंड सुमात्रन, दिस आर व्हाट, दिस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, सो हमारे पास जो जावन एंड सुमात्रन है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो उसको दोनों को, मतलब तीनों को याद रखना कि तीनों अपेंडिक्स 1 में तो है ही हैं, बट जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ना वो शेड्यूल 1 में है भाई, है ना। तीनों के तीनों शेड्यूल 1 के अंदर नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो एक ही पाया जा रहा है यार, है ना। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में ही है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सिंगल हॉर्न इज फाउंड इन बोथ मेल एज वेल एज इन फीमेल। बिल्कुल सही बात है यार, बट जो न्यू बॉर्न है उसमें नहीं पाया था। इंडियन जो राइनोसोरस है, एशियन हमारे पास जो इंडियन राइनो है उसमें सिंगल हॉर्न पाया जाता है, वो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया आर 5 राइनो रेंज नेशन। बिल्कुल सही बात है ना। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है ना एशिया राइनो का, उसमें ये बताया गया है।
कि 5 नेशन है, इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ पे राइनो पाए जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन बायोडाइवर्सिटी। हमको इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करनी है। इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है, द ईस्ट हिमालयास हैव लो रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल एज कम्पेयर टू द वेस्ट हिमालयस। भाई गलत बात है। ईस्ट हिमालय मतलब आप समझते क्या हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा बर्फ होता है कि कश्मीर में ज़्यादा बर्फ गिरता है यार? कश्मीर में ज़्यादा बर्फ गिरता है, नॉर्थ ईस्ट में कम ज़्यादा बारिश होती है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, ठीक है। सोलास आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो भाई, जो शोला फॉरेस्ट है ना, वो क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एक एवरग्रीन एंड ग्रासलैंड का एक तरह से हमारे पास मिक्स है ना। एवरग्रीन में पेड़ पेड़ पाए जाएंगे, फिर बीच में कुछ पैची लैंड होगा, फिर पेड़ पेड़ पाए जाएंगे, फिर कुछ में पैची लैंड होगा। सो इट इज़ अ मिक्स। शोला फॉरेस्ट आर मिक्स ऑफ व्हाट, मिक्स ऑफ एवरग्रीन एंड ग्रासलैंड्स। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। गलत बात है यार। और ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? सोलर फॉरेस्ट आर फाउंड मोर देन 1500 मीटर्स हाई एल्टीट्यूड में, एंड जनरली यहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, नीलगिरीज के अंदर। याद रखना। न्यूमेटोफोर्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनग्रोव स्वाम्प ऑफ सुंदरबंस। भाई न्यूमेटोफोर्स से तो मैनग्रोव सांस लेंगे यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमको लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। इन जेनेटिक डाइवर्सिटी द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमारे पास अगर इंडिविजुअल को हम सर्वाइव कर लेते हैं तो क्या पॉपुलेशन भी सर्वाइव कर जाता है यार? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। बिकॉज स्पीसीज डाइवर्सिटी किसके अंदर होती है? इंडिविजुअल लेवल पे। कम्युनिटी डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। देखो भाई, जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी है उसका मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है भाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर आपसे कोई पूछे स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, तो आप समझना इट इज़ दी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, है ना, जो कि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि इकोसिस्टम में फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है, तो इट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट यार, है ना। कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं इसको। कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं इसको। एंड कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब आप क्या समझते हो यार, है ना, इट इज़ दी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, नो इट इज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो ये तीनों दोनों इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। C2 and 3 ओनली इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं यार, विच द फॉलोइंग आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी में साफ साफ बताया गया है भाई, जो सर्विसेज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसके बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है यार बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में। मतलब जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक हमारे पास जो 12th के एनसीईआरटी है ना भाई, 12th के एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उसके अंदर रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग, बिल्कुल सही बात है यार। बायोडाइवर्सिटी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ये भी सर्विस बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमसे प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर रिसोर्स ये भी सर्विस है। रिकवरी फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स ये भी सही है यार। सॉइल फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन, है ना, मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम, ये सब चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D1, 2, 3 and 4। क्वेश्चन 32 है, इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल विच आर विदाउट बैकबोन्स, कंसिडर द फॉलोइंग। हमसे क्या पूछा गया है? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आर विदाउट बैकबोन्स, है ना। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता। फिश इनवर्टिब्रेट्स होते हैं क्या, क्या इनमें बैकबोन नहीं होता भाई? तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो भाई, हमारे पास जो फिशेस होते हैं ना उनमें वर्टिब्रेट हो, मतलब वो बैकबोन होता है भाई, दे आर द पार्ट ऑफ द वर्टिब्रेटा। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। एनिलिडा जो है वो बिल्कुल सही बात है, इनमें हमारे पास बैकबोन नहीं होता। इकाइनोडर्म्स में नहीं होता, एरेक्निड्स में होता, एप्स में होता है भाई, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हो गए भाई यहाँ पे? 2, 3 and 4, ठीक है। ये जो पिछले वाले जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने क्या की बात की भाई? सर्विसेज की बात की। तो यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजिकल सर्विस, सोशल सर्विस एंड हमारे पास इकोसिस्टम सर्विस के फॉर्म में बायोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है यार। सो याद रखना।
बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल सर्विस, सोशल सर्विस की फॉर्म में सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इकोसिस्टम में जैसे कि हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल में फूड, वुड प्रोडक्ट, सोशल सर्विस में हमारे पास रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, फिर हमारे पास रिक्रिएशन एंड टूरिज्म भी हमारे पास एक सोशल सर्विस है बायोडाइवर्सिटी का। क्वेश्चन 33 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हमको बात किसकी करनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करनी है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स ओनली। कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी पर सिर्फ बर्ड्स और एनिमल के स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है भाई ना। यहाँ पे ये जो है ना प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, तो प्लांट्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है यार, सो दिस इज इनकरेक्ट। देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट: सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स। देखो भाई यहाँ पे 5 तरह के हमारे पास, नॉट 4, 5 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। सेंचुरीज सही है, सेंचुरीज के बाद नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स है ना, कंजर्वेशन रिजर्व्स के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व्स भी आते हैं। एंड टाइगर रिजर्व्स, दिस इज इनकरेक्ट यार। The act provided for the establishment of National Tiger Conservation Authority to strengthen tiger conservation in India। बिल्कुल सही बात है यार, ये एस्टेब्लिश करता है NTCA को, है ना, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर NTCA बनाया गया जिससे हम टाइगर कंजर्वेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएँ। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है यार, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी। हमको फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी की बात करनी है। प्रोटोजोन आर सिंपल सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि ये सिंगल सेल हैं, बट कई प्रोकैरियोटिक होते हैं यार प्रोटोजोन्स। हाँ, कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक, 2 न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। Crustaceans live mostly in ocean and other waters and have hard external shell protect their bones। बिल्कुल सही बात है यार, like prawns, crabs, है ना। Reptiles, amphibians and apes are cold-blooded animals while mammals are warm-blooded animals। बिल्कुल सही बात है यार, जो reptiles and amphibians होते हैं and apes होते हैं कि cold-blooded होते हैं, गलत बात है, because they are warm-blooded। ठीक है, reptiles and apes are warm-blooded। amphibians क्या होते हैं? amphibians क्या cold-blooded होते हैं यार? बिल्कुल, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड, यहाँ पे लिखता हूँ कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश, ये तीनों कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। एंड हमारे पास मैमल्स एंड एव्स, ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। ठीक है, सो ये बोल रहा है एव्स कोल्ड ब्लडेड है, गलत बोल रहा है यार, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल जू अथॉरिटी। हमको सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करनी है। द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसको हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया था क्या? ना भाई, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया था। नाइनटीन 1972 के। The Central Zoo Authority regulates the exchange of animal of endangered category listed under Schedule 1 and Schedule 2 of the Wildlife Protection Act among zoos। के जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो एक्सचेंज ऑफ एनिमल को रेगुलेट करता है। भाई बिल्कुल सही बात है ना, ये जो है ये बिल्कुल सही बात है कि यार जो हमारे पास सेंट्रल जो अथॉरिटी है ना वो Schedule 2 एंड Schedule 1 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो कैटेगरी है उसके एनिमल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। It is chaired by environment ministers and 10 members
एंड अ मेंबर सेक्रेटरी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का हेड होते हैं और उसके साथ साथ 10 मेंबर्स होते हैं एंड सेक्रेटरी भी होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट। हमको बात किसकी करनी है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करनी है यार। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल स्टेट आपस में इसको मिल के फंड करते हैं यार, ठीक है। 1992 में लॉन्च हुआ था ये, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स, बिल्कुल सही बात है। द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स कम्स फ्रॉम द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कहाँ से आता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से आता है। वाइल टेक्निकल सपोर्ट कम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो भाई यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये दोनों फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट दोनों, ठीक है। सो ये बोल रहे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से आता है, फाइनेंशियल सपोर्ट गलत बात है यार। अगस्थमलाई इन तमिलनाडु इज नोटिफाइड एज द एलिफेंट रिजर्व आफ्टर सिंगफेन एलिफेंट रिजर्व इन झारखंड। देखो भाई हमारे पास अगस्थमलाई जो तमिलनाडु में है ना, उसको हमारे पास एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया क्या, बिल्कुल सही बात है, आफ्टर सिंगफेन, जो कि झारखंड में नहीं है, जो कि नागालैंड में है भाई, ठीक है। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली समराइज बायोडायवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स। हमको बायोडायवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स की बात करनी है, करेक्ट पूछा है भाई बायोडायवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स के बारे में। इट समराइज द चेंजेस इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजिकल इंटैक्टनेस इंडेक्स हमको क्या बताता है, जो चेंजेस हो रहे हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में ह्यूमन प्रेशर की वजह से, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस रामसर साइट्स। हमको रामसर साइट्स की बात करनी है। कारिकिली बर्ड सेंचुरी अलॉन्ग विथ वेदांतगल बर्ड सेंचुरी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ केरला। करिकिली बर्ड सेंचुरी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया या फिर बोल सकते हैं बर्ड सेंचुरी जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है क्या, गलत बात है यार। जो करिकिली बर्ड सेंचुरी है ये दोनों कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, करिकिली और वेदांतगल दोनों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु के अंदर। द साख्य सागर लेक इज अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर ऑन द मानियर रिवर लाइज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। जो सांख्य सागर लेक है वो एक ह्यूमन मेड लेक है क्या, बिल्कुल सही बात है यार, जो मनियार नदी के बगल में है माधव नेशनल पार्क के अंदर मध्य प्रदेश में। पाला वेटलैंड फॉल्स अंडर द इंडो बर्मा, तो पाला किस एरिया को बोलते हैं, बंगाल वाले एरिया को बोलते हैं। तो पाला वेटलैंड फॉल्स अंडर द इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द पालाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इज लोकेटेड इन मणिपुर। देखो भाई जो ये सही है बात, जो पाला वेटलैंड है ना वो कहाँ पे, मिजोरम के अंदर में है ना, जो कि इम्पोर्टेंट इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाता है यार, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज द कंपोनेंट ऑफ द पालाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है भाई, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, इट इज इन मिजोरम एंड नॉट इन मणिपुर। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसर कन्वेंशन। हमको रामसर कन्वेंशन की बात की जा रही है। टू प्रोटेक्ट व्हाट, टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स नोन ऑफिशियली एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वेट फ्लो हैबिटेट कम इनटू फोर्स इन 1975। बिल्कुल सही बात है, 1971 में साइन हुआ था, है ना, बट
ईरान की एक सिटी है रामसर वहाँ पे, बट ये फोर्स में आया था 1975 में। एवरी 3 ईयर है ना, एवरी 3 ईयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मीट एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। देखो भाई, हर 3 साल में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोप की फॉर्म में। Montreux रिकॉर्ड इज द प्राइमरी टूल अंडर द रामसर कन्वेंशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेटलैंड्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। बिल्कुल सही बात है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो प्रायोरिटी बेसिस में वेटलैंड को कंजर्व करने की बात करते हैं। नाउ इंडिया के अंदर अभी सिर्फ दो हैं हमारे पास वेटलैंड। एक तो हमारे पास लोकटक लेक है इन मणिपुर, एंड दूसरा है हमारे पास केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर भरतपुर में। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा तीनों का तीनों, आंसर हो जाएगा 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग वेटलैंड्स एंड देयर लोकेशन। हमको वेटलैंड्स और उनकी लोकेशन की बात करनी है। थाने क्रीक कहाँ पे है भाई, थाने क्रीक कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। नाम से समझ लें, मुंबई में थाने जगह है, तो थाने क्रीक जो होगा वो महाराष्ट्र के अंदर होगा। यशवंत सागर लेक कहाँ पे है यार, यशवंत सागर लेक जो है वो हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर में है, नॉट इन गुजरात, है ना। अनुसूपा लेक कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर, बिल्कुल सही बात है, कटक के अंदर है भाई। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा के अंदर, है ना। और एक हमारे पास ये अनुसूपा लेक जो है एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक समझना भाई, नदी के ऐसे नदी फैल रही थी, यहाँ से कट के यहाँ पे ये लेक बन गया, तो एक ऑक्सबो लेक है, याद रखना, अनुसूपा लेक। एंड सस्थम कोटा लेक तो है, बच्चे को पता होना चाहिए। सस्थम कोटा लेक जो है वो कहाँ पे है भाई, इट इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ लेक, है ना। ये हमारे पास केरला के अंदर है, सपने में नहीं भूलना इसको। करेक्टली मैच हमारे पास हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 41 है यार, दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द चंबल रीजन। चंबल रीजन में नेशनल पार्क है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द श्योपुर शिवपुरी डिसिडियस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप एंड इज एस्टिमेटेड टू हैव अ कैपेसिटी टू सस्टेन चीता सस्टेन कर सकता है। इट ऑफर द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग 4 बिग कैट्स ऑफ इंडिया, दैट इज लायन, टाइगर, लेपर्ड। इतना से ही समझ आ गया मेरे को तो। एंड ऑल ऑफ देम टू कोएग्जिस्ट। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द खाथिया गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास जब रिलोकेशन की बात करें चीता की, तो कूनो पामपुल नेशनल पार्क जहाँ पे इसको रिलोकेट करने की बात की जा रही थी, है ना, वो शिवपुरी नेशनल पार्क है यहाँ पे, है ना, गिर ड्राई डिसिडियस रीजन में है। एंड मतलब जो खाथियार गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जहाँ पे चारों के चारों जो हमारे पास बिग कैट हैं लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड चीता यहाँ पे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी बात हुई जा रही थी। एंड यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया है जो यहाँ पे रहते हैं उनको नाम क्या देते हैं, सहारिया। इस ट्राइबल का नाम मत भूलना, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग रामसर साइट्स। हमको रामसर साइट्स की बात करनी है। कुछ हमारे पास साइट्स हैं और उसको लोकेट करना है कि कहाँ पे है, बार बार पूछा जाता है। बखीरा कहाँ पे है भाई, बखीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो बखीरा वेटलैंड है इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड नॉट इन राजस्थान। ठीक है। खिजादिया बहुत इंपॉर्टेंट है, खिजादिया जो है वो हमारे पास यहाँ पे है यार, गुजरात के अंदर है, गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में। एंड शालाबुग कहाँ पे है भाई, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। हिंगम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल सही बात है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है 2 and 4 इज करेक्टली मैच ओनली 2 पेयर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव। हमको बायोडायवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव की बात करनी है। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया टू सपोर्ट सिटी इन्वायरमेंट, बिजनेस एंड सिटीजन टू एनेबल सिटीज टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर बाय 2030। बिल्कुल सही बात है। जो बायोडायवर्सिटीज बाय 2030 है एक इनिशिएटिव है जहाँ पे वो शांति से रहने की बात करते हैं भाई, है ना, 2030 तक। बट ये इनिशिएटिव किसका है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के साथ मिलके, नॉट ऑफ द यूएन हैबिटेट। सो इट इज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम and government of Colombia. A report titled Biodiversity by 2030 Transforming Cities Relationship
विथ नेचर वॉज पब्लिश बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखो भाई, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया था, जिसने मिलके ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 इनिशिएटिव, उसी ने यहाँ पे लॉन्च किया बायोडाइवर्सिटीज ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विथ नेचर वॉज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोनों गलत हो गए यहाँ पे। The Global Risk Report 2022 that examine risk across 5 categories like economic, environmental, geopolitical, societal and technological is published by World Economic Forum। बिल्कुल सही बात है यार। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को भी, बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 को भी, एंड हमारे पास बायोडाइवर्सिटीज बाय 2020 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विथ नेचर, इसको भी किसने पब्लिश किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 है यार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस दी हम्प बैक्ड मछीर। मछीर क्या है याद रखना, मछीर जो है एक मछली की स्पीसीज है यार, है ना, एक मछली की स्पीसीज है। मछीर मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ फिश एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड द हार्डेस्ट फाइटिंग फिश इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे खतरनाक लड़ने वाली मछली है, जो कि कावेरी रिवर बेसिन में देखने को मिलती है यार। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टाइगर ऑफ वाटर and this humpback machir is a fighting fish। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धोल। धोल्स की बात करनी है। धोल्स आर नोन एज एशियन वाइल्ड डॉग, इज अ वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल। के कार्निवोरस एनिमल है भाई, बिल्कुल सही है। एनिमल बिलोंगिंग टू द कैनाइन फैमिली, के कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया ओनली। ना भाई ना, ये सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है एंड ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। तो इट इज़ नॉट एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया ओनली। ठीक है, कार्निवोरस है, सही बात है। कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सही बात है ना। डॉग की स्पीसीज है, ये भी सही बात है। द धोल्स is found only in 2 clusters across India, namely Western and Eastern Ghats, है ना। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप। देखो भाई, ये जो ढोल्स है इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ये ईस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इन इंडिया द फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर धोल वॉज बिल्ट एट द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन 2014। बिल्कुल सही बात है। धोल के लिए सबसे पहले जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है विशाखापट्टनम के अंदर, वहां पे बनाया गया था यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द वेटलैंड लोकेटेड इन हरियाणा इज अ फ्लोरा एंड फाउना रिच वाटर बॉडी। हरियाणा के अंदर एक वेटलैंड की बात करनी है। इट लाइज इन वन ऑफ द प्लियो चैनल ऑफ द सीबी रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज, है ना। अरावली रेंज से ओरिजिनेट करते हैं इन द राजस्थान एंड फ्लो through the region. It is recognized as a key biodiversity area by the IUCN, recognized globally as an important bird area, IBA भी है, important bird area भी है, by BirdLife International, has not yet been declared as a protected wetland by the government of India, the government of हरियाणा ने। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड घोषित नहीं किया गया है। हमसे क्या पूछा गया है, कौन से वेटलैंड की बात की जा रही है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बसाई वेटलैंड की बात की जा रही है भाई, जो कि हमारे पास कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और एक ट्रिब्यूटरी ऑफ हमारे पास यमुना के बगल में ही है। ठीक है, एंड इसको अभी तक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हमारे पास एक वेटलैंड नहीं घोषित किया, प्रोटेक्टेड वेटलैंड घोषित नहीं किया, एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। ठीक है, जो हमारे पास हरिका है वो कहाँ पे है, पंजाब, बिकॉज हमको लोकेशन से याद रखना है। ठीक है, हरिका इज इन पंजाब। पोंग डैम कहाँ पे है भाई, जो पोंग डैम है वो हमारे पास है बियास नदी के बगल में एंड इट इज इन हिमाचल प्रदेश। खंजली वेटलैंड कहाँ पे है भाई, ये भी पंजाब के अंदर में है। बसाई यहाँ पे हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 देखते हैं यार। 47 नंबर क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर वी मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में कौन कौन से रीजन में हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे। क्या चंबल नदी के ऊपर देखने को मिलेंगे भाई, बिल्कुल चंबल के अंदर देखने को मिलेंगे आप।
है ना। सो हमसे क्या पूछा है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द नेचुरल हैबिटेट। तो याद रखना भाई, जो हमारे पास चंबल है ना यार, है ना, चंबल में हमारे पास क्या नहीं मिल सकते, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं मिलते यार, ठीक है। हमारे पास चंबल में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं मिलते, हमारे पास सुंदरबंस में देखने को मिल सकता है, बिकॉज चंबल में तो फ्रेश वाटर है यार, ठीक है ना। भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है हमारे पास, भितरकनिका जो है उड़ीसा के अंदर है, तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल सकता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैमल्स एंड आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इनमें से कौन सा मैमल नहीं है भाई, कैटेगरी ऑफ मैमल कौन सा नहीं है एंड आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो पिग्मी हॉक्स क्या मैमल्स होते हैं यार, पिग्मी हॉक्स छोटे छोटे हमारे पास पिग्स होते हैं, है ना, और बहुत फ्यू मैमल्स हैं जो कि इंडिया के अंदर। तो पिग्मी हॉर्स तो मैमल हो गए भाई, तो नॉट मैमल बोला है। तो एनामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, देखो फ्लाइंग फ्रॉग हमारे पास एक एम्फीबियन है एंड ये हमारे पास नेचुरली कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर देखने को मिलता है क्या, बिल्कुल देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। घड़ियाल जो है वो भी हमारे पास एक एम्फीबियन नहीं है भाई, एक रेप्टाइल्स है एंड ये हमारे पास इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो इंडिया के अंदर मिलता है और जो कि मैमल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अगरवुड। अगरवुड की बात करनी है। अगरवुड इज अ रेसिनस पार्ट ऑफ द नॉन टिम्बर एक्वारिया ट्री एंड नॉट ऑल एक्वारिया ट्री कैन प्रोड्यूस अगरवुड। बिल्कुल सही है यार, है ना। एवरग्रीन ट्री है, अगरवुड जो है एक्वारिया ट्री से निकलता है और सारे एक्वारिया ट्री में ये नहीं देखने को मिलता। अगरवुड इज अ फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स एंड आर एंडेमिक टू इंडिया। देखो भाई ये एंडेमिक टू दी, है ना, हमारे पास असम नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स। IUCN has listed the agarwood species under the critically endangered category। जो अगरवुड है वो हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है 1 and 3, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियाटिक चीता। हमको एशियाटिक चीता की बात करनी है। एशियाटिक चीता आर स्लाइटली बिगर देन द अफ्रीकन चीता एंड आर लिस्टेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो भाई हमारे पास ये शेड्यूल 1 के अंदर है। एशियाटिक चीता जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, एशिया के लोग जो छोटे छोटे होते हैं, अफ्रीका के लोग थोड़े बड़े होते हैं। तो अफ्रीका जो है हमारे पास देखना ना, अफ्रीका में दैत्य जैसे लोग होते हैं, दैत्य नहीं बोलेंगे बट देर, है ना, बिगर, है ना। एशियाटिक चीता इज स्मॉलर, ठीक है। एंड एज वेल एज जो हमारे पास जो है ना, जो एशियाटिक चीता है वो शेड्यूल 1 में है एंड शेड्यूल 1 में है एंड इट इज़ नॉट, मतलब एशियाटिक चीता जो है वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। एशियाटिक चीता इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। बिल्कुल सही बात है यार। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया टू गिर नेशनल पार्क। देखो भाई हमने पहली बात, रिसेंटली नहीं है, कूनो नेशनल पार्क में हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा फास्ट करता हूँ यार चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करनी है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डज नॉट लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बट हेल्प इन प्रिजर्विंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फूड चेन। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कंजर्व नहीं करता बट एक तरह से नहीं करता बोल रहा है, गलत बात है। डज नॉट लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नो। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से क्या होता है यार, एसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कंजर्व होता है एंड जिससे हमारे पास कंटिन्यूटी जो है फूड चेन का मेंटेन रहता है। तो ये गलत बोल रहा है यार। Established natural habitat are, okay, established natural habitat are ex situ mode of biodiversity conservation। भाई established natural habitat है ना, natural habitat मतलब समझना, it is in mother place, so it is in situ। Unplanned urbanization and uncontrolled industrialization are the major handle in biodiversity conservation। बिल्कुल सही बात है यार। इनकट हमसे पूछा गया 1 and 2 is incorrect। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब मदर प्लेस में होगा, नेचुरल प्लेस में होगा। In situ conservation involve the breeding and maintenance of the endangered species in an artificial ecosystem, no in situ in the mother place, so it is incorrect। Example of in situ are botanical garden। देखो भाई botanical garden and banks are ex situ outside the mother place, okay। so हमसे करेक्ट पूछा गया यार, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 52 का डी, ओके।
क्वेश्चन 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैप की बात करनी है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, 1971 में लॉन्च हुआ था, जिससे हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की थी। इट इंश्योर बेसिक ह्यूमन वेलफेयर एंड अ लाइवलेबल it ensure basic human welfare and a livable environment in the face of rapid urbanization and energy consumption as an environmental चेंज ड्राइव। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे ये इंश्योर करने की बात करता है ना, वेलफेयर को। एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP हैज़ डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व एज रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। देखो भाई, इट इज़ नॉट UNEP बट इट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जिसने इसको एक पार्ट बनाया है नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 54 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। हमको कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात करनी है यार। कतरज स्नेक पार्क, ठीक है, कतरज स्नेक पार्क कहाँ पे है भाई? जो कतरज स्नेक पार्क है वो हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर में है, पुणे के अंदर। एंड देवलिया सफारी पार्क कहाँ पे है? देवलिया सफारी पार्क गुजरात के अंदर है, ये भी सही है यार, है ना, गिर नेशनल पार्क के अंदर, है ना। रामनगरा वल्चर सेंचुरी, रामनगरा वल्चर सेंचुरी कहाँ पे है भाई? कर्नाटका के अंदर है, नॉट इन केरला। थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी दिमाग में क्लिक करें तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। एलिमिनेशन के लिए बहुत जरूरी है इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ याद नहीं रखती, बस हम बेसिक चीज़ें हम क्वेश्चन बना के याद कर सकते हैं। हमारे पास अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, नाम से समझ आ रहा है यार, अन्ना अन्ना समथिंग दैट इज टू तमिलनाडु, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है यार, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2 पेयर, दैट इज 1 और 2। क्वेश्चन 55 है, विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल कंजर्वेशन इन इंडिया और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड फॉरेन विच आर एक्सट्रैक्टिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स टू टेक प्रायर अप्रूवल एंड शेयर बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है यार, जो हमारे पास दिव्या फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं या फिर इंडियन कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इंडिविजुअल हैं जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनके लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी। India has notified access and benefit sharing regulation to give effect to the Cartagena protocol। Cartagena protocol किसके बारे में बात करता है यार? Cartagena protocol जो है वो हमारे पास किसके बारे में बात करता है? It talks about the नगोया प्रोटोकॉल है, ठीक है। हमारे पास शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स के बारे में हमारे कौन बात करता है? नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो हमारे पास कार्टाजीना है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? It talks about living modified organisms, okay. Ayush practitioner are exempted from getting prior approval for accessing biological रिसोर्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। कि आयुष प्रैक्टिशनर को एग्जेम्प्ट किया गया है भाई कि उनको प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? देखो भाई, जो हमारे पास एग्जेम्पशन की बात है वो गलत है भाई। बिल को 2021 में अमेंड किया गया था, एंड जो हमारे पास प्रोविजन था कि आयुष प्रैक्टिशनर को एग्जेम्पशन दिया गया था ना प्रायर अप्रूवल के लिए, है ना, अब उसको अमेंड कर दिया गया है और बोला गया कि नहीं, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, उनको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे क्या पूछा गया यार? इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 56 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्या? नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी यार, इट इज क्रिएटेड अंडर अ लॉ, ठीक है ना। हमारे पास लॉ से बनाया गया है, दैट इज NBA लॉ है, NBA एक्ट के अंदर बनाया गया था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने बनाया है इसको एक एक्ट के अंदर। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। The State Biodiversity Board focus on advising the state government subject to any guideline issued by the central government। बिल्कुल सही बात है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। चार्जेस ऑफ बायोपायरेसी आर ट्रीटेड एज सिविल ऑफेंस। देखो भाई, जो बायोपायरेसी वाला जो चार्जेस हैं, दे आर क्रिमिनल ऑफेंस एंड दे आर नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मतलब बहुत संगीन अपराध एक तरह से समझ सकते हो यार, एंड दिस आर क्रिमिनल। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे सिविल बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार, ठीक है।
सो हमारे पास इनकट हमारे पास हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए हैं, उनके स्टेट्स के साथ उनको मैच करना है, ठीक है। सो हमारे पास पहला जो है दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल सही बात है यार। एंड दाम्पा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, दाम्पा इज इन मिजोरम। सीता नदी उदंती हमने देखा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में है यार, है ना। बायोडाइवर्सिटी वाले जो हमारे पास, ये तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इससे पहले हमने प्रोटेक्टेड एरियाज में कवर कर लिया उदंती सीता नदी को। कवाल जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है क्या, बिल्कुल गलत बात है यार, कवाल इज इन तेलंगाना। हमसे इनका इटली मैच पूछा था, ओनली 3 पेयर इज इनका इटली मैच। क्वेश्चन 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, शोला फॉरेस्ट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया विच इज द सोर्स ऑफ मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर महानदी। भाई महानदी जो है वो नीलगिरी से निकलता है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर निकलता है यार। सो इट इज इनकरेक्ट। The reserve include evergreen, semi-evergreen, dry and moist deciduous, शोला and grassland type of vegetation। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नो, ऐसा लगेगा बट इट इज करेक्ट यार। दोदा बेटा जो है वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का एक जंक्शन है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, BDA एक्ट 2002 की बात करनी है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया, द एक्ट वाज इनेक्टेड टू मीट द ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है यार। द एक्ट एनवाइसेज अ 2-tier स्ट्रक्चर दैट इज सेंटर एंड स्टेट टू रेगुलेट द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, ना भाई यहाँ पे 3-tier स्ट्रक्चर है, नेशनल लेवल पे NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एंड हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी है लोकल लेवल पे, ठीक है। सो 3-tier स्ट्रक्चर। सो इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इट इज अ नेशनल पार्क, अ टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज द पार्ट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो। इट इंक्लूड प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज फोर्टगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम abundance of red silk cotton trees growing in the area. The main waterfall in the protected areas are Berhin Pani and जोरांदा फॉल्स कहाँ पे है यार, है ना। जोरंदा गाड़ी सुने हो ना, उड़ीसा के अंदर है, जोरांदा फॉल्स बोला गया है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, है ना। जोरंदा गाड़ी सुनते हैं भाई, उड़ीसा के अंदर है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर है ये। नेशनल पार्क भी है, टाइगर्स रिजर्व भी है, और हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है ना। खुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्टगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों उड़ीसा के अंदर। तो मैंने जोरंदा जो सुना है, जोरंदा गाड़ी उड़ीसा के अंदर है यार ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है यार, इट इज अ सब स्पीसीज ऑफ सेंट्रल एशिया रेड डियर एंडेमिक टू कश्मीर एंड सराउंडिंग एरियाज। इट फाउंड इन डेंस रिवराइन फॉरेस्ट इन दी हाई वैली एंड माउंटेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्दर्न हिमालय। जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इन कश्मीर इट इज फाउंड प्राइमरली इन दी दचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। ये स्पीसीज की बात करनी है भाई, एंड इट रिसीव प्रोटेक्शन एंड एल्सवेयर इट इज एट रिस्क, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंट्रल एशियन रेड डियर का एक एंडेमिक स्पीसीज है, तो किसके बारे में बात की जा रहा है भाई, डियर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हंगुल, ठीक है। हंगुल जो है हमारे पास ये स्वाम डियर कहलाता है, बारहसिंघा तो नहीं बोलेंगे, स्वाम डियर तो बारहसिंघा है, ठीक है। हंगुल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बात किया जा रहा है। हंगुल कश्मीर के अंदर, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, ओके। एक रेड डियर का यहाँ पे ये वैरायटी है, ठीक है। द किंगडम नेशनल पार्क में पाया जाता है भाई, हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, ड्यूरिंग 3000 to 500 मतलब हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। हमको प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करनी है, अनप्रोटेक्टेड एरियाज में कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं ये हमको बताना है। अगस्थमलाई रिजर्व में हमारे पास मकिंदिया ट्राइब्स पाए जाते हैं क्या, नो। अगस्थमलाई में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, अगस्थामेला पीक में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइब पाए जाते हैं वो कनिकरन ट्राइब पाए जाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, टोडास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो कि तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में पाए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई, ये बिहार के अंदर में है, और यहाँ पे जो थुरु ट्राइब है वो पाए जाते हैं यार। सिमलीपाल में कनिकरन नहीं है भाई, सिमलीपाल में हमारे पास कौन से ट्राइब पाए जाते हैं, मकिंदिया ट्राइब्स पाए जाते हैं, उड़ीसा के अंदर है ये, ठीक है। तो करेक्टली मैच हमारे पास हो जाएगा 2 and 3 ओनली 2 पेयर्स
62 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 63 लास्ट नंबर क्वेश्चन है यार। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। रणथंबोर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्यास। रणथंबोर जो है अरावली और विंध्या के जंक्शन में है क्या भाई, बिल्कुल सही बात है यार। पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला इज सिचुएटेड इन दी अनामलाई हिल्स ऑफ साउदर्न वेस्टर्न घाट। देखो भाई जो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे पास कहाँ में है यार, है ना, अनामलाई हिल्स के अंदर सिचुएटेड नहीं है, ये कार्डमम हिल्स एंड पंडलम हिल्स के अंदर है। एंड ये कहाँ पे, केरला के अंदर है क्या, बिल्कुल सही बात है ना, बट इट इज नॉट इन अनामलाई हिल्स, इट इज इन कार्डमम हिल्स एंड जो पंडलम हिल है ना वहाँ पे है ये, ठीक है। कालाकड मुदनथुराई टाइगर रिजर्व, कालाकड मुदनथुराई टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो कालाकड मुदनथुराई जो है वो किसका पार्ट है यार, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द अगस्थमाला, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बट इट इज द पार्ट ऑफ द अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर, नॉट नीलगिरी, ठीक है। सो ये इनकट हो गया यार, ठीक है। हमारे पास अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखे भाई फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे।